कानून भी हाथ में लिया है, सड़कों पर भी आए हैं और सरकार से नाराजगी इतनी ज्यादा, नेपोटिज्म को जिस तरीके से बढ़ावा दिया गया है, यानी नेताओं के बच्चे और उनका जो लाइफस्टाइल है उससे भी बड़े नाराज हैं ये जेन-ज़ी प्रदर्शनकारी। दो दिन गुजर चुके हैं नेपाल में हुई हिंसा और हंगामे को देखते हुए। कल भी जल रहा था नेपाल और आज भी नेपाल से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, यानी कि 2 दिन बीतने के बाद आज जब तीसरा दिन है, शांति की उम्मीद लगा सकते हैं क्योंकि केपी शर्मा ओली अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन नई सरकार कौन होगी, नई सरकार का चेहरा कौन होगा, यह अभी भी सवाल है। हालांकि इसको लेकर बैठक होनी है। सेना प्रमुख की ओर से भी ये कहा गया है प्रदर्शनकारी कानून हाथ में ना ले। ये तस्वीर आप देखिए, कल भी नेपाल जल रहा था, सुलग रहा था और आज की ये तस्वीर आप देखिए, जगह जगह गाड़ियों को फूंक डाला गया है। संसद भवन में जो आग लगाई थी वो सुलगती हुई तस्वीरें भी सामने आई हैं। संसद का क्या हाल हो गया है, राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास, सब कुछ धू धू कर जलता हुआ नजर आया। कल भी सुलग रहा था नेपाल। आज शांति की उम्मीद इसलिए थी कि केपी शर्मा ओली अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि आक्रोश ठंडा नहीं पड़ रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि युवा प्रदर्शनकारी अपनी आवाज जरूर उठा सकते हैं, लेकिन अगर कानून हाथ में ले रहे हैं, अगर हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी को इतना पीट दे रहे हैं, घर में आग लगा दे रहे हैं कि उसकी जान चली जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है और इसमें बाहरी शक्तियों का हाथ हो सकता है। काठमांडू ही नहीं, नेपाल के अलग अलग शहरों का हाल बेहाल नजर आ रहा है। जगह जगह कानून हाथ में भी लिया गया, हिंसा, हंगामा, बवाल भी हुआ। आक्रोश की आग अभी थमी नहीं है, रुकी नहीं है, बुझी नहीं है और नेपाल में जो हालात हैं वो चिंताओं को बढ़ाने वाले हैं। ऐसा क्या हुआ कि जेन-ज़ी प्रदर्शनकारी इतना ज्यादा नाराज हुए या फिर आक्रोश में आ गए कि सड़कों पर बवाल मचा दिया? अलग अलग रीजन है जो बताए जा रहे हैं। कुछ रीजन है नेपाल में युवाओं के आंदोलन की वजह। एक तो सोशल मीडिया पर जो बैन किया गया, 26 ऐप बैन किए गए। हालांकि केपी शर्मा ओली ने पीएम पद पर रहते हुए ही अपना फैसला वापस ले लिया था, लेकिन बावजूद इसके लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो भी गुस्सा अभी तक शांत नहीं है। 4 साल में कुछ 3 बड़े घोटाले हुए हैं जिनको लेकर ये प्रदर्शनकारी बड़े गुस्से में आ गए और कहने लगे कि सरकार भ्रष्ट है, हमें ये सरकार नहीं चाहिए। सियासी अस्थिरता जो बनी हुई है, यानी कि जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है नेपाल में, ये एक बड़ा रीजन है जिससे कि जो युवा प्रदर्शनकारी हैं उनका भरोसा सरकार से हट चुका है। बेरोजगारी की चीजें हैं, ये जो असमानता है, नेपोटिज्म यानी कि जो नेताओं के बच्चे हैं उनका लाइफस्टाइल क्या है, आम लोग बहुत गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं, उससे भी लोगों की नाराजगी बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ जिस तरीके से केपी शर्मा ओली अपने जानकार बिजनेसमैन को फायदा पहुंचा रहे थे, उससे भी ये प्रदर्शनकारी आक्रोश में आए और फिर नौबत यहां तक आ गई। नेपाल हिंसा की टाइमलाइन क्या है वो भी जान लीजिए। संसद भवन फूंक दिया गया है। पीएम पद पर रहते हुए ओली ने समझाने की कोशिश की प्रदर्शनकारियों को, लेकिन नहीं माने प्रदर्शनकारी और फिर पीएम आवास को भी फूंक दिया गया, निजी आवास तक जला दिया गया, राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी गई, गृह मंत्री के निजी आवास पर हमला किया गया, नेपाली कांग्रेस पार्टी ऑफिस में आगजनी कर दी गई, संसद भवन पर कब्जा किया गया, संसद भवन में लूटपाट भी की गई है, सिंह दरबार में आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं, पूर्व पीएम झालानाथ खनाल की पत्नी को जला दिया गया, बचाया नहीं जा सका, तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका, जान चली गई उनकी। पूर्व पीएम देवबा और उनकी पत्नी को घर में घुसकर बुरी तरह से पीटा गया। वित्त मंत्री की तस्वीरें सामने आई, दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर पीटा गया। आर्मी पीएम ओली को सुरक्षित जगह पर ले गई है, पद से इस्तीफा दिया, ऐसी खबरें हैं। इस्तीफे की कॉपी भी इनफैक्ट सामने आई जिसमें केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दिया, इस्तीफे की पेशकश की, इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया। अब आज ये कोशिश है कि राष्ट्रपति से जो जेन-ज़ी प्रदर्शनकारी हैं उनकी मुलाकात हो, बैठक हो और बैठक में किसी नतीजे पर पहुंचा जाए, क्योंकि नेपाल जो पहले से ही अलग अलग परेशानियों से घिरा हुआ है, नेपाल में इतना नुकसान अब तक हो चुका है जिसकी भरपाई करने में काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा और काफी पैसा भी जाया होगा। ऐसे में पब्लिक क्या, प्राइवेट क्या, हर तरह की प्रॉपर्टी को नुकसान ये प्रदर्शनकारी पहुंचा रहे हैं। नेपाल में जगह जगह विद्रोह की आग भड़क रही है और अब तक जो जानकारी है, जो ऑफिशियल आंकड़ा है, 24 लोगों की जान जा चुकी है। नेपाल हिंसा की डेडलाइन आप देखिए,
नेपाल हिंसा की जो टाइमलाइन है उसमें जगह जगह आगजनी की घटनाएं, भारी बवाल की हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। नेपाल हिंसा पर जो 10 बड़े अपडेट्स हैं वो भी जल्दी से आप जान लीजिए। नेपाल में जेनजी की बड़ी मीटिंग होनी है, नेपाली सेना और राष्ट्रपति की मीटिंग होनी है, आर्मी चीफ की बालेन शाह के साथ में बैठक होगी और बालेन शाह वो नाम बताया जा रहा है जो कि नेपाल में अगले पीएम के तौर पर देखे जा रहे हैं। सेना ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है, पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, हिंसा वाली जगह पर सेना की तैनाती की गई है। हिंसा के बाद काठमांडू एयरपोर्ट पूरी तरह से ठप हो गया है, उड़ानें रुक गई हैं। नेपाल की कई जेलों को तोड़कर कैदी भाग निकले हैं। अलग अलग जगह जो जेल में कैदी थे वो भी इस मौके का फायदा उठाते हुए जेल से भाग गए। नेपाल के हालात पर भारत की भी नजर बनी हुई है। पीएम मोदी ने शांति बनाए रखने की अपील की है। यूपी और बिहार में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। नेपाल से जो सटे हुए एरियाज हैं, भारत के जो जिले हैं, वहां पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही साथ जो सुरक्षा एजेंसी हैं वो उन जिलों पर खास तौर पर नजर बनाए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो हिंसा हंगामा देखते हुए नेपाल के लोग यहां भारत में दाखिल हो जाएं इलीगल तरीके से। ऐसे में अलग अलग जगह जो सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। जानकारी जो मिल रही है, सेना प्रमुख, राष्ट्रपति और प्रदर्शनकारियों के बीच में मीटिंग हो सकती है, किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। हालांकि बालेन शाह जिन्हें अगले पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो प्रदर्शनकारियों से कह रहे हैं कि केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे चुके हैं, इसीलिए शांति बनाए रखें, किसी भी तरीके से मामले को भड़काएं नहीं और आपा बिल्कुल ना खोएं। जो तस्वीरें अभी तक की सामने आ रही हैं वो तो ऐसी ही हैं। पूर्व मंत्रियों की पिटाई होना या पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नियों को पीटा जाना, अभी मौजूदा जो मंत्री रहे उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारना, ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि गुस्सा बहुत ज्यादा इन प्रदर्शनकारियों में है। सबसे बड़ी बात हम बार बार कह रहे हैं, ये युवा हैं, जेनजी हैं ये, और जेनजी प्रदर्शनकारियों का कहना यह है कि अब हमें अपने बीच का कोई नेता चाहिए जो युवा हो और हमारी परेशानियों को समझे, सोल्यूशन दे नेपाल को। नेपाल में छात्र और आम नागरिक सड़कों पर हैं। राजधानी काठमांडू से लेकर पोखरा और विराटनगर तक प्रदर्शन हो रहे हैं। भीषण विरोध की आंधी में ओली सरकार तिनकों की तरह बिखर गई। आंदोलन की शुरुआत बेरोजगारी और भ्रष्टाचार विरोधी नारों से हुई, पर अब इसमें राजनीतिक असंतोष और सत्ता विरोधी भावनाएं भी खुलकर सामने आ गई हैं। ये आंदोलन बांग्लादेश और श्रीलंका के जन विद्रोह से भी आगे निकल चुका है। यहाँ नेपाल में जो हिंसा की आग लगी वो श्रीलंका और बांग्लादेश से भी ज्यादा भयावह है। इस आंदोलन में युवाओं और आम लोगों में नेताओं के प्रति घोर नफरत दिखाई दी। नेपाल की स्थिति में बांग्लादेश और श्रीलंका के आंदोलनों जैसी समानताएं दिखाई दे रही हैं, पर वास्तविक विरोध के लिए लिहाज से ये ज्यादा उग्र भी है। वहां भी शुरुआत भ्रष्टाचार और महंगाई से हुई थी, जो बाद में सत्तारूढ़ नेतृत्व की वैधता पर सवालों में बदल गई। नेपाल में युवाओं की नाराजगी इस समय पीक पर है, चरम पर है, और ये केवल भ्रष्टाचार विरोध तक सीमित नहीं रह सकती। मामला सत्ता पलट तक भी सीमित नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री और सरकार गद्दी छोड़ चुके हैं, फिर भी युवाओं का आक्रोश कम नहीं हो रहा। नेपाल में छात्र नेताओं की रणनीति बांग्लादेशी छात्रों जैसी है, छोटे देशों में युवाओं की नई राजनीतिक भाषा को जन्म दे रहा है, और सरकार ने लंबे समय से इसे केवल छात्रों का आक्रोश मानकर नजरअंदाज किया। और ना नौबत देखिए आज क्या आ गई है नेपाल में, इसीलिए ये राजनीतिक भूचाल में अब तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ चाहे इस्तीफा दे दिया गया या फिर फैसले वापस ले लिए गए जो सोशल मीडिया पर बैन था, लेकिन बावजूद इसके अभी प्रदर्शनकारी सड़कों पर ही हैं, और आज तीसरे दिन लगातार नेपाल सुलग रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर सर। जो हालात अभी नेपाल में बने हुए हैं चिंता पैदा कर रहे हैं, एक तो इसलिए भी क्योंकि भारत से सटा हुआ नेपाल है, दूसरा ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये किसी भी देश के लिहाज से ठीक नहीं। तीसरा दिन है आज लगातार, लेकिन चीजें सुलझ नहीं रही हैं, संभल नहीं रही हैं। तो रचना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि नेपाल में जिस तरह से गड़बड़ हो रही है उसकी वजह से भारत के लिए एक बहुत चिंता का सबब है, क्योंकि अगर वहाँ शांति प्रिय रहता है तो भारत एक शांति से रह सकता है। अब देखिए इसके लिए क्या क्या एक्शन लिए गए। एक तो भारत की दूतावास ने अलर्ट करने का मैसेज दे दिया। दूसरा, जहां तक मुझे जानकारी, जो हमारा एसएसबी है जो सीमा पर भी अलर्ट जारी कर दिया कि वहां से
असामाजिक तत्व या इस तरह से काफी संख्या में रिफ्यूजी भी आ सकते हैं, उसको भी कंट्रोल करने की बातचीत चल रही है। हम्म। तीसरी बात यह है कि वहां पे हमारे नागरिकों के साथ भी संबंध बनाया हुआ, उनको नंबर दे दिए गए। चौथी बात यह है कि भारत और नेपाल के जो संबंध है वो बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, और ना केवल राजनीतिक, ना केवल कल्चरल, धार्मिक, और लोगों के आपस में व्यापार, हर तरह के संबंध नेपाल के साथ रहे हैं, जिसको कहते हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता हमारा शुरू हम्म। से नेपाल से रहा है। अब वहां पे इस तरह की गड़बड़ होती है, तो अब जो हालात है जैसे वे बता रही हैं कि क्या हो रहा है इस समय में। देखिए, इस समय में जहां तक मेरा जो जानकारी मिल रही है मुझे, वो ये है कि जो वहां के नेताओं जिन्होंने शुरू की थी ये प्रदर्शन, जिन्होंने ये, उनके हाथ से बात निकल चुकी है अभी। मैं जैसा मालूम पड़ रहा है कि वो अभी कह रहे हैं कि हम तो नहीं चाहते थे कि इतनी ज्यादा हिंसा हो। हम्म। हम चाहते थे कि सरकार की भ्रष्टाचार के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, सरकार के ऊपर जोर दिखाया जाए। हम्म। लेकिन जो फायरिंग हुई उस हम्म। प्रकार, उसके बाद से प्रदर्शन काफी हिंसक हो गया। हम्म। और खास तौर से जिस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी का को जला दिया गया घर के अंदर ही, सभी प्रधान मंत्रियों को पीटा गया, इस तरह का वो नहीं चाहते थे। जिस प्रकार से डिस्ट्रक्शन हो रही है, हिल्टन होटल, जितनी बिल्डिंग, पार्लियामेंट, मंत्रियों के घर, सब जला दिए गए। ये सोच के जो जेनजी के कुछ जेन्युइन लोग हैं हम्म। वो दुखी हैं, वो नहीं चाहते थे कि इस लेवल पर जाए, यानी कि बीच में कुछ हाँ। असामाजिक तत्व आ गए और ये मॉब मेंटेलिटी आ गई है, हाँ। जिसकी वजह से चीजें कंट्रोल से बाहर है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि किसको बनाए, हम्म। किससे बात करें। अभी हम्म। सेना ने जो टेक ओवर किया है, उसका सेना के अध्यक्ष ने इन लीडर्स को बुलाया है, हम्म। उनसे बातचीत की है। बातचीत उनकी होगी, समझ, राष्ट्रपति हैं, सेना प्रमुख हैं, फिर जेंजी प्रदर्शनकारी हैं, इनके बीच में बातचीत होगी, किसी सुलह तक मामला पहुंचे, बस ये उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन संजय सोई सर, एक बात गौर करने वाली है, आज जब नेपाल की इन तस्वीरों को देखकर लोग बांग्लादेश और श्रीलंका को याद कर रहे हैं, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, जो हालात आज नेपाल में है वैसे तो बांग्लादेश में भी नहीं देखे गए, वैसे तो श्रीलंका में भी नहीं थे। आगजनी, बवाल, हिंसा, ये सब कुछ हो रहा था, तोड़फोड़ हो रही थी, लेकिन यहाँ पर मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर में घुसकर उन्हें पीटा जा रहा है, यहां तक कि उनकी पत्नियों को पीटा जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी के घर में आग लगा दी, पत्नी की जलकर मौत तक हो गई। मतलब इतना ज्यादा मामला कहीं बढ़ा नहीं, मैंने सुना। बिल्कुल रचना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश में भी हुआ था, हिंसा हुई थी, लेकिन इस तरह से सरकार के मंत्रियों के खिलाफ इतना नहीं हुआ था जो श्रीलंका में भी हुआ था। तो यहाँ पर एक अलग ही हिंसक रूप ले लिया है। हम्म। दो तीन कारण है। एक तो देखिए, लोगों के अंदर असंतोष बहुत था। हम्म। ये सोशल मीडिया तो एक ट्रिगर था पहले ही। गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, नेताओं की भ्रष्टाचार, नेताओं के द्वारा ऐश करना, बाकी लोग गरीबी में रह रहे हैं, ये सब की वजह से लोगों के अंदर इसके ना भड़ास भरी हुई थी। हम्म। और ये सोशल मीडिया बैन होते ही सब लोग निकल के आए। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतना हिंसक हो जाएगा। हिंसा की बात बिल्कुल, उन्होंने प्रेशर डालने के लिए कहा था, हम्म। सरकार के ऊपर नीतियां बदली करने के लिए बातचीत थी, लेकिन इतना हिंसा का उनके आयोजकों ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई। क्या वो फायरिंग की वजह से हुई? हम्म। 19 लोग जो मारे गए हम्म। और काफी लोग घायल हुए, जिसकी वजह से और बवाल उठ गया, गुस्सा पहले से ही हाँ। था। तो क्या इस तरह की दमनकारी नीति की जा रही है, या फिर कुछ असामाजिक तत्व आ गए, या फिर इसके पीछे कोई और भी है हम्म। जिसने इसका फायदा उठाने के लिए, इस अराजकता का फायदा उठाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए उन लोग हम्म। बैठे हुए हैं। तो कई पहलू अच्छा, निकल ये के आ रहे वाइस हैं जिनके। वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्रदर्शनकारियों पर जो गोली चली जिनसे मौत हो गई, अभी तक 24 की मौत की खबर मिल रही है नेपाल से। यहाँ प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो फिर वो वापस से आक्रामक होकर मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर में घुस गए, उन्हें मारपीट करने लगे, और तब मामला इतना ज्यादा बढ़ा। एक तो ये सिनेरियो इसमें नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं ये कुल मिलाकर युवाओं का प्रदर्शन था, लेकिन इसमें कुछ बाहरी ताकतें भी हैं, क्योंकि प्रदर्शन करना अलग बात है, संसद भवन को, पीएम आवास को, राष्ट्रपति भवन को फूंक देना अलग बात है। बिल्कुल रचना जी, जैसे मैं भी यही कहता कि एक जो फायरिंग की गुस्सा तो पहले था, हम्म। फायरिंग से जब लोग मारे गए, घायल हुए, तो गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने फिर टारगेट कर दिया हम्म। मंत्रियों को कि ये हत्यारे हैं, इनके हुक्म से ऐसे हो रहा है, दमनकारी नीति हो रही है, हमारी डिमांड जेन्युइन है। तो
नेचुरली उन्होंने फिर हमले किए और काफी मंत्रियों को पीटा गया। ये बहुत अफसोस की बात है, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी जिंदा जल गई घर में आग लगने से। तो ये सब बातें हुई है। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रही है कि इसके पीछे और कोई ताकत भी है, क्योंकि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही थी रचना जी, जिस प्रकार से वहां माहौल बना हुआ था, हर 1.5-2 साल बाद सरकार बदली हो जा रही थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस बार इतने हिंसक तरीके से सरकार बदली होगी। तो ये असंतोष था, जिसका गुस्सा था, जिसकी वजह से निकल गया। क्या इसका फायदा कुछ और लोग उठा रहे हैं? क्योंकि कुछ हथियार भी देखे गए रचना जी वहां पे बीच में, AK-47 और बहुत हथियार भी नजर आए। क्या उन्होंने वो सुरक्षा कर्मियों से हथियार छीने थे, या उनके पास पहले से हथियार थे? ये सब बातें अभी इसकी जांच चल रही है, और सेना ने भी अपना, जिसको कहते हैं कि अब काम शुरू किया है। काफी लोगों की धरपकड़ भी रेड करके की जा रही है, कि जिनके ऊपर शक है क्यों इनके पीछे कंट्रोल कर रहे होंगे इन चीजों को। तो अभी लेकिन इस समय में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन होगा अगला चेहरा, ये एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है। एक वैसे एक मेयर है काठमांडू के, बलेंद्र शाह, उनका नाम उछल के आ रहा है, लेकिन क्या वो बनेंगे, क्या वो इस लायक है? वो एक रैपर है, सिंगर है, कहीं वो जेलेंस्की जैसे तो नहीं हो जाएगा, यूक्रेन के जैसा हाल नेपाल का तो नहीं है? कई चीजें हैं जिसके बारे में अभी लोग देख रहे। भारत ने इसके ऊपर पूरी निगाह रखी है, क्योंकि भारत सीधा ही इफेक्टेड होता है। भारत का सीमावर्ती देश है, भारत के साथ हर तरह के संबंध है। यदि वहाँ हालात खराब होते हैं तो निश्चित बात है कि भारत के आपने ऊपर चूंकि इसका असर। बालेन शाह का जिक्र किया, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट करके कहा है नेपाल के लोगों से कि शांति बनाए रखें, और जो कुछ हो रहा है वो बड़ा दुखद है। आपने बालेन शाह का जिक्र किया, सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फॉलोइंग है, मेयर के तौर पर अभी है, एक इम्पैक्ट रखते हैं खासतौर से जेंजी पर। अब ये जो हालात बन रहे हैं, इसमें बालेन शाह ने एक मैसेज दिया है जेंजीज के लिए। वो कह रहे हैं कि हालात कंट्रोल में रखें, और अब चूंकि केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे चुके हैं, तो अब ये जो भड़कना है उसे बंद कर दें, प्रदर्शन को शांत करने की कोशिश करें। क्या आपको लग रहा है कि बालेन शाह के इशारे पर ये पूरा नेपाल जल उठा, सुलग उठा, या इसके पीछे कुछ और हो सकता है? और अगर ऐसा है, बालेन शाह के कहने पर नेपाल सुलग उठा, तब तो बहुत ज्यादा मजबूत दावेदारी हो गई ना उनके पीएम बनने की। तो रचना जी ऐसा है कि बालेन शाह थोड़ा पर्दे के पीछे रहा है। वो कह रहा है मेरी उम्र ज्यादा है, मैं इसलिए जनजी में नहीं आया, मैंने डायरेक्टली हिस्सा नहीं लिया। लेकिन एक वक्ता अच्छा है, और एक तरह से जब ये भी काठमांडू के मेयर बने तो बहुत ज्यादा वोटों से उन्होंने अपने अपोजिशन को हराया था। लेकिन क्या उनको कितना अनुभव है पॉलिटिक्स का, स्ट्रेटजी का, इंटरनेशनल अफेयर्स का? क्योंकि कहीं जैसे यूक्रेन में मैं कह रहा था जेलेंस्की था, वो पहले कॉमेडियन थे, वो उनको बना दिया गया राष्ट्रपति। तो आज देखिए यूक्रेन की क्या हालत हो गई है। ठीक तो है। ऐसा ही क्या नेपाल के साथ नहीं होगा? लेकिन कभी कभी जब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, तब एक आदमी ऐसे उठ के आ जाता है। बोलने में तो अच्छा है, वो रैपर रहा है, आवाज अच्छी है, सब कुछ बोलने में अच्छा है, एकदम के बोल रहा है, तो लोग उससे ऐसे समय में उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो ये निकल के आ रहा है। लेकिन पूरे इसके पीछे बालन शाह होना मुश्किल ठीक। लग रहा है, लेकिन इसका फायदा उसको हो सकता है, जरूर हो हो सकता सकता है। है युवाओं का कोई